तो दोस्तों अक्सर हम लोग अपनी इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं, इंडियन मिलिट्री के बारे में बात करते हैं, लेकिन नेवी के बारे में जब बात आती है तो उतना हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन रहता नहीं है। अभी WDMMA का एक रिपोर्ट आया था जहाँ पे ये बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स जो है वर्ल्ड की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है आफ्टर द US एयरफोर्स एंड द रशियन एयरफोर्स। पहले थर्ड नंबर का जो पोजीशन था वो PLA होल्ड कर दी थी, यानी पीपल लिबरेशन आर्मी की जो एयरफोर्स, यानी सीधे से भाषा में कहा जाए तो चाइनीज एयरफोर्स, लेकिन अब इसका जगह ले लिया इंडियन एयरफोर्स ने। WDMMA की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं चीन भारत से पिछड़कर चौथे नंबर पर अपनी जगह बना पाया है। ये रैंकिंग सिर्फ हवाई जहाजों की संख्या पर नहीं मिलती। और वहीं अगर आप लोग बोलोगे कि भाई WDMMA का मतलब क्या है, तो ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट करती है, यानी इन्फॉर्मेशन निकाल कर देती है कि कौन सी कंट्री की जो एयरफोर्स है उसके पास कितना स्ट्रेंथ है, एयर टू एयर कॉम्बैट में कितनी ताकतवर है, और इसका मतलब होता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। सो फिलहाल यही ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी रिपोर्ट दी है कि इंडियन एयरफोर्स बन गई है वर्ल्ड की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स। सो एज ए इंडियन ये हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे देश की एयरफोर्स को इतना अच्छा रैंकिंग मिला है। लेकिन आज की ये वीडियो एयरफोर्स या फिर मिलिट्री रिलेटेड नहीं है। एंड मैं आप लोग बता दूं इंडियन मिलिट्री की भी रैंकिंग कोई कम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे आती है इंडियन मिलिट्री। लेकिन अगर नेवी के बारे में बात की जाए तो इंडियन नेवी आती है 6th या 7th नंबर पोजीशन में। ये मतलब ईयर टू ईयर फ्लक्चुएट होते रहता है, लेकिन 6 या 7 पे ही आती है। अब हम लोगों के जो दुश्मन है वो सिर्फ ज़मीन या फिर हवा में तो है नहीं, हम लोगों के दुश्मन अगल बगल भी हैं। जैसे चाइना को आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना इंडियन ओशन में अपनी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। एंड करेंटली चाइना की जो नेवी है उसमें मतलब जो स्ट्रेंथ है, जितनी भी उनके पास वेसल्स है, जितनी भी उनके पास डिस्ट्रॉयर्स है, फ्रिगेट्स है, वो US को भी उन्होंने ओवरटेक कर दिया है। सो टोटल स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए तो अभी भी चाइनीज़ नेवी ने US नेवी को आउटपास नहीं किया है। लेकिन अगर सिर्फ नंबर्स के बारे में बात की जाएगी, कितने डिस्ट्रॉयर्स है, कितने फ्रिगेट्स है, सो या चाइनीज़ नेवी हैज़ ओवरटेकन US नेवी करेंटली। तो जब हमारे पड़ोसी अपने नेवी पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को ओवरटेक कर रहे हैं, बगल में पाकिस्तान भी है, फिर इंडियन ओशन में और भी प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, तो ये सब चीज़ों को टोटली हैंडल करने के लिए हम लोगों को भी चाहिए कि हमारी जो नेवी हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अभी आपकी स्क्रीन पे जो मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ ये मिलिट्री टुडे का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंडियन नेवी को 7 नंबर पे पोजीशन मिली है। इंडिया के ऊपर आपको 6 नंबर पे देखने को मिलेगी फ्रांस की नेवी। फ्रांस के पास हम लोगों से कुछ ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर कैरियर भी है इनके पास। फिर यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी भी आ जाती है 5th नंबर पे। 4th नंबर पे जापान की नेवी है, 3rd नंबर पे चाइना की है, 2nd नंबर पे रशिया की है, एंड 1st नंबर पे ऑफकोर्स US की है। तो यहाँ आप लोग देख ही सकते हो कि नेवी के मामले में हम लोग थोड़े से पीछे हैं। वैसे इस वीडियो को मैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि नेवी को मैं डिफेम करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ नेवी की इन्फॉर्मेशन खासकर शेयर कर रहा हूँ। एंड आज आप लोग देख ही सकते हो कि आज गर्मी बहुत है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। यहाँ पे सभी चीज़ें मैं बंद करके वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इतनी गर्मी में वीडियो शूट करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ आप लोग हाथ में देख ही सकते हो कि टोटल पसीना आया रखा हुआ है। सो बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ हम लोग बात करें आज के इस वीडियो में अपनी इंडियन नेवी की। सो वैसे अगर मैं आप लोगों के साथ एक फैक्ट शेयर करूँ इंडियन नेवी से रिलेटेड, तो इंडियन एयरफोर्स से पहले इंडियन नेवी को फाउंड किया गया था। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स जो है इसको तकरीबन फाउंड किया गया था 1932 में। पहले इंडियन एयरफोर्स के नाम से हमारी एयरफोर्स नहीं जानी जाती थी। उस समय अंग्रेजों का रास्ता आप लोगों को पता होगा, तो उस समय ब्रिटिश एयरफोर्स या फिर रॉयल इंडियन एयरफोर्स करके जानी जाती थी। लेकिन वहीं अगर इंडियन नेवी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि 5 सितंबर 1612 को इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। मतलब जी हाँ, 1612 ईस्वी में इंडियन नेवी की फाउंडेशन रखी गई थी। लेकिन उस समय इंडियन नेवी की उतनी प्रेजेंस नहीं थी। तो अगर एग्जैक्ट बात की जाए कि इंडियन नेवी कब वजूद में आई, तो 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी को ऑफिशियली फाउंड किया गया, यानी आज से 72 साल पहले। तो हमारी इंडियन फोर्स ने एयर सपोर्ट बहुत बार की हमारी मिलिट्री को, चाहे आप कारगिल वॉर देख लीजिए, चाहे बालाकोट में एयर स्ट्राइक देख लीजिए, चाहे 1971 का इंडो पाक वॉर देख लीजिए, चाहे 1965 का वॉर देख लीजिए। लेकिन अगर नेवी के बारे में बात की जाए तो नेवी ने उतना ज़्यादा वॉर एक्सपीरियंस नहीं झेला है, क्योंकि अक्सर हम लोगों को जो प्रॉब्लम हुआ है वो लैंड डिस्प्यूट्स में ही हुआ है। ज़्यादा हम लोग वाटर डिस्प्यूट्स अभी तक से नहीं हुआ। 1971 में इंडियन नेवी ने जो पाकिस्तान की PNS गाजी है उसको डुबाया था अपने INS राजपूत से। तो अभी तक से इंडियन नेवी की जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई है कोई भी वॉर में तो वो 1971 की है। उससे पहले 1965 में हल्की फुल्की वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ और 1961 में हुई थी। उसके बाद अभी तक से इंडियन नेवी की उतनी कुछ फुल फ्लेज वॉर नहीं हुई है। लेकिन जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि चाइना इतना अपना स्केल बढ़ा रहा है नेवी की, मतलब अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, तो हम लोगों को भी ज़रूरत है कि अपने को पूरे तरीके से तैयार रखें, ताकि कुछ भी तरफ से अगर दिक्कत हो, यानी अरेबियन सी में कोई दिक्कत हो, बे ऑफ बंगाल में दिक्कत हो, या ओवरऑल इंडियन ओशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमारी नेवी डट कर सामना कर सके। और वहीं अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात की जाए तो फिलहाल हम लोगों के पास सिर्फ INS विक्रमादित्य है। और वहीं अगर आप लोग ये बोलोगे भाई INS विक्रांत कहाँ गई, तो INS विक्रांत अभी टेस्टिंग फेज पे कंप्लीटली उसको कमीशन नहीं किया गया है। मानना ये है लोगों का, मतलब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 2023 तक उसको कमीशन किया जाएगा। तो INS विक्रमादित्य जैसे हम लोगों की एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, क्योंकि नीचे की ओर देखा जाए तो हम लोग बहुत ही ज्यादा पानी से
घिरे हुए हैं। इस तरफ आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाएगी, यानी मुंबई गुजरात वाले एरिया तरफ, और उड़ीसा आंध्र प्रदेश एरिया वाले तरफ आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगी। तो वैसे आप लोगों ने कमांड सुना होगा कि बहुत बार मिलिट्री के जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग बोलते हैं भाई कौन सी कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, साउदर्न कमांड है। तो इसी तरह इंडियन नेवी की भी 3 कमांड्स आपको देखने को मिलेगी। एक है वेस्टर्न नेवल कमांड, एक है ईस्टर्न नेवल कमांड, और तीसरी आपको मिलेगी साउदर्न नेवल कमांड। पहली वाली जो मैंने आपको बोला वेस्टर्न नेवल कमांड, ये मुंबई में है। ये ऑपरेशनल कमांड है जो कि पूरी अरेबियन सी वाले रीजन को देखती है। फिर आपको जो सेकंड मिलेगा ईस्टर्न नेवल कमांड, विशाखापट्टनम वाला, ये भी ऑपरेशनल कमांड है। यहाँ से भी जितने मिलिट्री के मतलब नेवी के एक्शन वैक्शन होते हैं ये देखे जाते हैं। थर्ड जो आपको मिलेगा साउदर्न नेवल कमांड, जो कि कोची में है। ये ऑपरेशनल नहीं है, मतलब यहाँ पे वॉर रिलेटेड कुछ काम नहीं होता, ये एक तरह का ट्रेनिंग कमांड है। सो कभी अगर आप लोग नेवी ज्वाइन करोगे तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो साउदर्न नेवल कमांड में ही होगी, जो कि कोचिन में है। बाद बाकी जो दोनों ही जगह है वो ऑपरेशनल है, वो वहाँ पे वॉर के जितने भी रिलेटेड काम है या फिर वॉर से जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मुंबई और विशाखापट्टनम वाले कमांड्स में होते हैं। वहीं अगर हम लोग अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात की है तो करेंटली इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य को हम लोगों ने लिया है रशिया से, और फिलहाल हम लोगों के पास कोई दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर है नहीं। सो अगर आप लोग मेरे से पूछोगे भाई INS विक्रांत कहाँ गई, सो INS विक्रांत को अगर देखा जाए तो वो अभी भी टेस्टिंग फेज में, उसको कमीशन नहीं किया गया। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो 2023 तक कमीशन होगी, एंड 2023 तक तो अभी सिर्फ मानना है, लेकिन इसमें अभी और भी देरी आ सकती है। अगर उसमें कुछ और मॉडर्नाइजेशन करना हो, मतलब अगर उसमें और चेंजेस लाए जाए तो हो सकता है कि 2025-26 का भी टाइम लग जाए, लेकिन उतना ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। लेकिन 2024 तक का लग सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये सब जो बड़ी बड़ी काम है उसमें अक्सर डिले हो जाता है। जैसा राफेल खरीदना था हम लोगों को इतना पहले, लेकिन राफेल की जो डिलीवरी है वो अभी 1-2 साल पहले से हुई है। इंडियन एयरफोर्स इतने समय से मांग करी है कि हमारे जो पुराने फाइटर प्लेन्स है जैसे कि MiG-21 बाइसन, जैगुआर, इनको अपग्रेड करना है, लेकिन अभी भी इनका प्रॉपर अपग्रेडेशन प्लान आया नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला कि 2023 तो सिर्फ मानना है, हो सकता है कि इसमें और देरी आए। एंड हम लोग को एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ हम लोग अरेबियन सी से घिरे हुए हैं, एक तरफ हम लोग बे ऑफ बंगाल से घिरे हुए, और नीचे जाओगे तो पूरा का पूरा इंडियन ओशन ही मिल जाएगा। तो जहाँ चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इतनी ज़्यादा बढ़ा रही है, मतलब नेवी की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा बढ़ा रही है इंडियन ओशियन में, और वहीं पाकिस्तान भी है बगल में, तो हम लोगों को हमेशा 2 स्केल वॉर का खतरा बने रहता है। तो हम लोगों को भी ज़रूरत है कि कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो जल्दी से जल्दी हम लोगों के पास होने चाहिए, ताकि एक अरेबियन सी को प्रोटेक्ट करे, एक बे ऑफ बंगाल को प्रोटेक्ट करे। और इंडियन ओशन तक तो वॉर जाएगी नहीं, लेकिन इनकेस कभी भी वॉर होती है तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल INS विक्रमादित्य जो है इसकी वेट डिस्प्लेसमेंट 40,000 टन से भी ज़्यादा है, एंड वहीं INS विक्रमादित्य 36 एयरक्राफ्ट करेंटली कैरी कर सकता है अगर इसको फुल लोड कर दिया जाए तो। और वहीं INS विक्रांत के बारे में बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि ये भी 40,000 टन के आसपास का होगा, और ये कम से कम 40 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। और वहीं अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर किसके पास है, तो ऑफ कोर्स वो है US नेवी के पास। US की जो जनरल R फोल्ड क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। उसमें आप देखोगे तो वो इतना बड़ा है कि लगेगा कि कम से कम 4 से 5 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। एंड करेंटली US नेवी के पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है। और वहीं पूरे वर्ल्ड के भी एयरक्राफ्ट कैरियर को मिला दो तो आप लोग US नेवी इतनी नहीं होने पाएगी। US नेवी के पास 11 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये तो फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात की, उनके पास हेलीकॉप्टर कैरियर भी कम से कम 8 से 9 है। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाहे हेलीकॉप्टर कैरियर से, हेलीकॉप्टर कैरियर्स अलग होते हैं जिनमें हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ या मतलब लैंडिंग होता है तो वो अलग होता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है ये जो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनसे, क्योंकि नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं उनमें फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ होती है। तो US नेवी के पास टोटल अगर आप लोग देखोगे तो 19 से 20 एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इस अकॉर्डिंग हमारे जो इंडिया है वो इतने बड़े बड़े सुपर पावर से अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है। चाइना ने भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी बिल्ड कर दिए हैं, और उनका प्लान ये है कि जो 4 एयरक्राफ्ट कैरियर है 2026 तक उनके फ्लीट में आ जाने चाहिए। थर्ड तो उनका बन ही रहा है, मतलब तीसरा बन रहा है, और 4 भी जैसे आप लोगों को पता है कि 1-2 दिन में हॉस्पिटल बना देते हैं, तो हो सकता है कि 2026 तक उन लोगों की नई एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ जाए, मतलब 3-4 एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाए। एंड जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इंडियन नेवी बहुत ही कम वॉर में इन्वॉल्व हुई है। सबसे बड़ी इंडियन नेवी की जो अभी तक से वॉर थी वो 1971 की थी, जहां पे इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की PNS गाजी को डुबो दिया था। जी हाँ, PNS गाजी को, उस समय PNS गाजी जो थी वो आई थी हमारी देश के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने, लेकिन हमारा देश के एयरक्राफ्ट कैरियर को क्या डुबाती, हमारे देश के जो INS राजपूत क्लास का डिस्ट्रॉयर जो है उसने गाजी को ही डुबा दिया। रेशन था और काफ़ी बड़ा लॉस था, और PNS गाजी उस समय की मोस्ट एडवांस सबमरीन थी, वैसी कोई सबमरीन इंडिया के पास नहीं थी। उसके बाद
बात अगर आप लोग देखोगे तो इंडियन नेवी की उतनी ज़्यादा कोई वॉर में इन्वॉल्वमेंट हुई नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों को ज़्यादा लैंड डिस्प्यूट चलता है, उतना वाटर डिस्प्यूट नहीं चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग टोटली अपनी नेवी को भूल जाएं। और वहीं अगर अब हम लोग बात करें न्यूक्लियर सबमरीन्स की, जो कि आज का ट्रेंड बना हुआ है, हर कंट्री चाहती है कि हमारे पास एक न्यूक्लियर सबमरीन हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्डर दिया है यूके और यूएसए को कि भाई मेरे लिए 8 से 9 न्यूक्लियर सबमरीन बनाओ। पहले ऑस्ट्रेलिया ने ये ऑर्डर फ्रांस को दिया था, लेकिन फ्रांस से फिर हटा के यूएस और यूके को दे दिया, क्योंकि उनकी डिलीवरी टाइम कम है फ्रांस के डिलीवरी टाइम से। सो फिलहाल के लिए अगर बात की जाए कि इंडिया के पास कितनी न्यूक्लियर सबमरीन है, तो इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियर सबमरीन है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि चाइना जो है उसके पास न्यूक्लियर सबमरीन की स्ट्रेंथ हमसे काफ़ी ज़्यादा है। मतलब टोटल अगर सबमरीन की भी स्ट्रेंथ अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ओवरऑल मानना ये, मतलब बहुत एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाइना के पास सबसे ज़्यादा सबमरीन की फ्लीट आज के समय मौजूद है, यूएस से भी ज़्यादा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, तो टोटल स्ट्रेंथ तो अभी भी चाइना की उतनी ज़्यादा हुई नहीं है, लेकिन नंबर्स के अकॉर्डिंग चाइना बहुत आगे निकल गई है। जी हाँ, आईएनएस अरिहंत आपको देखने को मिलेगी, जिसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6000 टन के आसपास है, और ये न्यूक्लियर पावर्ड है। अब न्यूक्लियर पावर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, और ये अभी का समय का ट्रेंड इसलिए है क्योंकि जो कन्वेंशनल डीजल सबमरीन्स होती है उनको बहुत बार सरफेस पे आना पड़ता है, मतलब वो बहुत ही लंबे समय तक पानी के अंदर नहीं जा सकती है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये 5-5, 6-6 महीने तक भी पानी के अंदर जाके घात लगाकर बैठ सकती है। डीजल सबमरीन को अक्सर सरफेस पे आना पड़ता है डीजल भरने के लिए, लेकिन न्यूक्लियर के साथ ये पंगा है नहीं। इसीलिए इंडिया जो है ये भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। फिलहाल आईएनएस अरिहंत हम लोगों के पास एक है जो कि बैलिस्टिक पार्ट भी, इससे बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है। India's first nuclear armed submarine is now ready for full-fledged operations, having passed several deep sea diving drills as well as weapons launch tests over the past 5 months. लेकिन वही अरिहंत क्लास में गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 2 सबमरीन्स को और भी जल्दी से इंक्लूड किया जाए, अभी इंक्लूड हुई नहीं है। और फ्रांस के साथ भी एक हमारा डील है, जिसमें कि फ्रांस हम लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी देगा, जहाँ पे हम लोग उनके मदद से न्यूक्लियर सबमरीन और ज़्यादा बिल्ड करेंगे। तो आज के समय में सबमरीन को साइलेंट किलर बोला जाता है, और साइलेंट किलर होने का यही मतलब है कि वो बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे बैठे रहे, ताकि दुश्मन को पता ही ना चले कि वो कहाँ पे है, कहाँ उसकी लोकेशन है। लेकिन वहीं अगर डीजल सबमरीन रहेगी तो वो बार बार सरफेस पे आएगी, और जितनी ऊपर वो सरफेस पे आएगी रेडार को उसको पकड़ना उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जब नेवी की यहाँ पे बात कर ही रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डिस्ट्रॉयर क्या होता है, फ्रिगेट्स क्या होते हैं, कॉर्वेट्स क्या होते हैं, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने नेवी में इन सब का वर्ड्स का यूज़ सुना होगा। तो मैं आप लोग बता दूं कि नेवी में जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं, जो कि अपने साथ लड़ाकू विमान लेकर चलता है। जैसे कि आपको इंडियन एयरफोर्स या फिर कोई भी कंट्री की एयरफोर्स में फाइटर प्लेन देखने को मिलता है, वैसे ही फाइटर प्लेन आपको एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी देखने को मिलते हैं, जो कि मतलब शिप से ही उड़ते हैं और शिप पे ही लैंड कर जाते हैं। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं इनका जो साइज होता है थोड़ा सा छोटा होता है, ताकि ये मतलब उतना जगह ना कैप्चर करे और ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेट हो जाए एक शिप में। तो एयरक्राफ्ट कैरियर एक नेवी की सबसे बड़ी शिप होती है, और इंडिया में ये जो आईएनएस हम लोग यूज़ करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल सीरियल ऐसा कुछ नहीं बोलते, इंडियन नेवल शिप बोलते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर से जो छोटी शिप्स होती है उनको हम लोग डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, उससे जो छोटी शिप्स होती है उसको हम लोग फ्रिगेट्स बोलते हैं, और फ्रिगेट से जो छोटी शिप्स होती है उसको हम लोग कॉर्वेट्स बोलते हैं। सब जितनी भी शिप्स है सबका काम एक ही है कि दुश्मन पर हमला करे, गोली बारूद बरसाए, लेकिन यहाँ पे सबका स्ट्रेंथ अलग होता है, सबका कैपेबिलिटीज अलग होती है। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होती है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर होती है, और ये सब जितने भी है फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट्स एज अ सपोर्ट भी काम करती है एयरक्राफ्ट कैरियर की। तो हर कंट्री चाहते हैं कि कुछ भी डूब जाए लेकिन उनका एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसे भी लगते हैं, एंड साथ ही में अगर ये डूब जाता है तो ओवरऑल नेवी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। एंड वहीं आज के समय में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री की नेवी को रैंक करती है तो बेसिकली रैंक करती है उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को, उनके वॉर एक्सपीरियंस को लेकर, उनके पास कितने न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, इनको बेसिकली ज़्यादा ध्यान में रखती है। ये सब एस्पेक्ट्स को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कंट्री की नेवी को रैंक करती है। तो इंडिया जैसा मैंने आपको बताया कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी हम लोगों के पास उतना नहीं है, फिर साथ ही में हम लोगों के पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। एंड वहीं इंडियन नेवी अभी तक से उतनी ज़्यादा फुल फ्लेज वॉर में भी इन्वॉल्व नहीं हुई है जितनी कि हमारी एयरफोर्स हुई है, जितनी कि हमारी मिलिट्री हुई है। एंड वहीं जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यूएस नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, और 11 एयरक्राफ्ट कैरियर में आप लोग समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा वो लोग फाइटर प्लेन्स को एकोमोडेट कर सकते हैं। तो जी हाँ, यूएस नेवी जो है ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट एयरफोर्स इसको माना जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि, और कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रशिया की वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट एयरफोर्स है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का अभी भी ये मानना है कि यूएस एयरफोर्स तो करेंटली सबसे बिगेस्ट है ही, मतलब एयरफोर्स की स्ट्रेंथ में। सेकंड नंबर पे यूएस की नेवी की जो एयरफोर्स है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि यूएस नेवी में टोटल आपको 2900 एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 2900 एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरफोर्स में भी 2900 एयरक्राफ्ट आपको नहीं मिलेंगे जितने की यूएस नेवी में है। तो इसीलिए अभी अगर हम लोगों को सुपर पावर्स को चैलेंज करना है तो हम लोगों को अपनी नेवी की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ानी पड़ेगी। और वहीं हमारी जो आईएनएस विक्रमादित्य है, जैसा मैंने आपको बताया, ये 36 यानी 36 एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है, और इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे मिग 29।
तो जी हाँ, मिग 29 वही प्लेन जो कि आपको इंडियन एयरफोर्स में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये वो मिग 29 नहीं है जो कि इंडियन एयरफोर्स में है। इंडियन एयरफोर्स का ये एक नेवी मॉडल है, क्योंकि नेवी में जो प्लेन्स, क्योंकि नेवी के लिए जो फाइटर प्लेन्स बनाए जाते हैं उनका एक अलग मॉडल आता है। जैसे यूएस की जो F-18 है वो लोग उसको एयरफोर्स में भी यूज़ करते हैं, लेकिन उनका F-18 का एक मॉडल आता है जो कि वो लोग नेवी में भी यूज़ करते हैं। लेकिन F-18 का जो नेवी वाला मॉडल है उसके जो विंग्स है वो ऐसे, मतलब वो आप लोग देखोगे तो ऐसे फ्लैप हो जाते हैं, मतलब ऐसे फोल्ड हो जाते हैं ताकि वो उतना स्पेस ना ले उतना ज़्यादा स्पेस ना ले, ताकि और भी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो आसानी से उसके अंदर आ जाए, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर आ जाए। तो इसलिए ये इंडियन गवर्नमेंट भी अभी सोच रही है कि क्या हम लोगों को राफेल का नेवी वर्जन लेना चाहिए, मतलब नेवल वर्जन लेना चाहिए, या फिर हम लोगों को यूएस का F-18 लेना चाहिए। दोनों की इमेजेस वीडियोस अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, और आप लोग जरूर से बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि F-18 ज़्यादा अच्छी है या फिर राफेल की नेवल वर्जन हम लोगों को लेनी चाहिए। तो एक बार वीडियो खत्म होने से पहले हम लोग अपने देश की जो नेवी है उसको एक बार चाइना से कंपेयर करके देख लेते हैं, यानी इंडियन नेवी वर्सेस चाइनीज नेवी एक बार करके देखते हैं कि चाइना के पास क्या है, हम लोगों के पास क्या है। फिलहाल के लिए पाकिस्तान से तो हम लोग निपट सकते हैं, लेकिन हमारे जो सबसे बड़ा थ्रेट है इंडो पैसिफिक में वो अभी चाइना है। और चाइना का, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट अभी नेवी बन चुकी है। तो देखते हैं कि इंडियन नेवी चाइना के सामने अभी कहाँ टिक रही है और चाइना कितना आगे निकल चुका है। सो इंडियन नेवी में एक्टिव पर्सनल आपको देखने को मिलेंगे क्लोज टू 67,000, वहीं आपको रिजर्व पर्सनल देखने को मिलेंगे 55,000, एंड वहीं इंडियन नेवी को वर्ल्ड की 7th स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी माना जाता है। एंड वहीं चाइनीज नेवी की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी नंबर्स में काफी आगे हैं। एक्टिव पर्सनल इनके पास है 2,40,000, रिजर्व पर्सनल है इनके पास 60,000, और ये वर्ल्ड की 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो जैसा इस वीडियो में अभी तक से आप लोगों को पता चली गया होगा कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, एंड दैट इज INS विक्रमादित्य। एंड चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, इनका 2 अभी प्रोडक्शन में चल रहा है, इंडिया का 1 प्रोडक्शन में चल रहा है। कॉर्वेट्स की बात की जाए तो इंडियन नेवी के पास 19 कॉर्वेट्स हैं और चाइना की नेवी के पास 50 कॉर्वेट्स हैं। फ्रिगेट्स की बात की जाए तो इंडियन नेवी के पास 13 फ्रिगेट्स हैं और चाइनीज नेवी के पास 53 फ्रिगेट्स हैं। डिस्ट्रॉयर्स की बात की जाए तो इंडियन नेवी के पास टोटल 10 डिस्ट्रॉयर्स है और चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर्स हैं। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया कि सबमरीन इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी नेवी इन द वर्ल्ड। तो सबमरीन चाइना के पास इंडिया से काफी ज़्यादा है। चाइना के पास 76 सबमरीन्स हैं और हम लोगों के पास सिर्फ 17 है, मतलब 17 हैं, और चाइना के पास है 76। तो आप लोगों से बात करते करते पसीने बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं, क्योंकि आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, जैसा मैंने आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग में बताया। तो इसलिए वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि अभी टोटल चीज़ रूम के बंद है और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेटअप लगाकर। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया कि चाइनीज नेवी इंडियन नेवी से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है, हमारी जो इंडियन मिलिट्री है, वो तो अपना काम ठीक से करी और उनकी रैंकिंग भी ठीक जा रही है, लेकिन हमारी जो नेवी है उसको अभी बहुत ही ज़्यादा आगे निकलना है, ताकि चाइना जैसे बड़ी दुश्मन का सामना हम लोग डट कर सके। वैसे क्वाड में तो हम लोग ऑलरेडी मेंबर है, लेकिन क्वाड की जो मेंबर्स है वो आप लोगों को पता ही है, उसमें कोई भी ऐसा मिलिट्री पैक्ट साइन नहीं हुआ है कि अगर इंडिया पे चाइना हमला करते या फिर इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है तो यूएस भी अपनी नेवी लेके आएगा, जापान भी अपनी नेवी लेके आएगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया भी अपनी नेवी लेकर आएगा। सो फिलहाल के लिए कभी भी वॉर होता है वो अपना होता है। हो सकता है कि हम लोग को बैक सपोर्ट मिले इन कंट्रीज की तरफ से, लेकिन जो फुल इन्वॉल्वमेंट होगी वो तो हम लोगों की अपनी होगी, कोई हम लोगों के लिए आएगा नहीं। तो इसलिए हमारी नेवी को भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। सो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को इतने ही रख रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और कौन कौन सी और टॉपिक मेरे को वीडियो बनाना चाहिए तो ये भी अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। फिलहाल के लिए एक बार फिर से आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।